इस गुलाबी सर्दी में सुबह सुबह चित्रवाल बालाजी के दर्शन करने के बाद सभी युवा साथी चल पड़े हैं जीण माता की ओर। और हमारे साथ आज हमारे लिए सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में हमारे साथ इस यात्रा में हमारा साथ देने के लिए RS 2018 में चयनित और वर्तमान में ट्रेनिंग करते हुए हमारे बीच में समय दिया है राजेश जी जाखड़ ने, जो नज़दीकी गांव बानुड़ा के रहने वाले हैं। आप RS 2018 में 29वीं रैंक पर चयनित हैं। उसके साथ साथ इससे पहले आप SSB में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर रहे हैं। उससे पहले आप RS 2016 में भी 684वीं रैंक पर आपका चयन हुआ था, लेकिन उसके बावजूद आपने एक ही बात ठानी थी कि मुझे बनना है, और वो मुकाम आपने चित्रवाल बालाजी की कृपा से हासिल किया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ पूरी टीम की ओर से। शुक्रिया सर। आज ये सुबह सुबह जैसे आपको ऐसा लग रहा है कुछ युवा हमारे बीच में है, तो कैसी फीलिंग आ रही है कि ये सुबह सुबह ही हम घूमने निकल पड़े हैं, कैसा फील हो रहा है सर? इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। एक तो पूरे बानुड़ा गांव पर ही चित्रवाल बालाजी की विशेष कृपा रही और आपने सुबह सुबह मुझे बुलाया, तो सबसे पहली खुशी तो मुझे ये है कि आध्यात्मिक दृष्टि से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। एक तो सुबह सुबह हम बालाजी के दर्शन कर लिए और सभी जो अपने आसपास का सेक्टर है उसके सारे वो युवा लोग जो एक अलग काम करना चाहते हैं या लीग से हटकर कार्य कर रहे हैं, उन सब लोगों से मुझे रूबरू होने का मौका मिल रहा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। सर मैं पहले थोड़ा सा परिचय करा दूं। आज हमारे साथ जो हैं, हमारे साथ महेंद्र जी बेनीवाल, जो अमर शहीद बजरंग जी बेनीवाल भगतपुरा उनके छोटे भाई हैं। आप मांडवता में LSA की पोस्ट पर कार्यरत हैं। मेरे साथ जो एक नई ऊर्जा और एक नई सोच के धनी भाई राकेश जी बिजारनिया, आप एयरफोर्स में कार्यरत हैं। एक नई सोच, आज का जो ये प्रोग्राम है, इस सोच की भी जहाँ से उत्पन्न हुआ ये कार्यक्रम, जिस दिमाग में ये कार्यक्रम आया, उसके धनी आप राकेश जी बिजारनिया हैं। अब मैं हमारे साथ जगन्नाथ जी सेशमा, आप रेलवे में काम करते हैं। सुभाष जी बगड़िया, आप लाला से हैं, आप दिल्ली पुलिस में काम करते हैं। बागिर जी चंदेलिया, आप नेहरू नगर उढ़ील के रहने वाले हैं, आप मर्चेंट नेवी में काम करते हैं। मेरे साथ मेरी संस्था SHS मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल रामचंद्र जी सेशमा हैं, जो एक बहुत कर्मठ रूप से कार्य करते हैं। मेरे स्टाफ सदस्य विकास जी रणवा, मनीष रणवा, और भी एक मेरा बहुत प्यारा भतीजा सुमित भी है। और हम आज सर के साथ ये चर्चा करते हुए कि सर किस तरीके से अलग अलग चीज़ों को समायोजित कर, आज जो समाज अलग अलग जगह पे बटा हुआ है, बच्चे दिग्भ्रमित हो रहे हैं, शहरों में जाने के बाद में कुछ बच्चों की स्थितियाँ कुछ अलग प्रकार से हो रही है, वहाँ पे उनको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, किस प्रकार से इस जो ये नेचर है इसकी खूबसूरती का आनंद लिया जाए। यही कारण है कि हम आज ये वीडियो एक पैदल यात्रा के वक्त बना रहे हैं, ताकि इस नेचर का, इस प्रकृति का भी एक आनंद उठाया जा सके। तो मैं अब सर आपसे थोड़ा सा ये चाहूँगा कि आप ये बताएं कि सर इस जो ये बच्चे आज के दिन जब 10th और 12th पास कर लेते हैं और उसके बाद में शहरों में जाते हैं, शहरों में अपनी दिशा भटक जाते हैं, तो उनके बारे में आपका क्या विचार है? उन्हें किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए कि 10वीं 12वीं के बाद में माँ बाप किस प्रकार से उनकी केयरिंग करे, किस प्रकार से बच्चों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई आगे हमें किस प्रकार से करना है? आपके सवाल के जवाब देने से पहले तो मैं ये बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा सदस्य हमारे फोर्स से हैं, चाहे मर्चेंट नेवी हो, एयरफोर्स हो, तो ये मेरे लिए भी खुशी की बात है। नहीं सर, इसमें एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, ये केवल और केवल यहीं तक नहीं, आपको बता दो, एक अभी सोसाइटी में आपने एक नाम सुना होगा, अपनी मानवता सेवा संस्थान। हाँ। वो अपनी मानवता सेवा संस्थान का जो कार्य कर रही है, उसका जो बीजारोपण हुआ है, वो भी लगभग फोर्स के सदस्यों, उसमें लगभग जो स्टार्टिंग है, देखो एक कारवां बनने के बाद में बहुत सारे लोग आने लगते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर नींव का जो पत्थर होता है, उसमें सर सबसे ज़्यादा आर्म्ड फोर्सेज के सदस्य हैं और फॉरेनर्स हैं, जो फॉरेन में काम करते हैं। सॉरी, फॉरेनर्स तो नहीं कहेंगे उनको, जो भारत के लोग विदेशों में काम करते हैं वो लोग, और आर्म्ड फोर्सेज के लोग सबसे ज़्यादा।
ऐसा कहते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था कि शेखावाटी की धरती ऐसी धरती है जितना यहाँ आकाश से पानी नहीं बरसता, उससे ज़्यादा हमारे यहाँ के जवान सीमा पर अपना खून बहा देते हैं। और ये वो भी देश सेवा करने का एक अलग जज्बा शेखावाटी की धरती में है। और दूसरा जो आप लोग कर रहे हैं अपनी मानवता सेवा संस्थान, ये भी देशभक्ति का एक अलग ही मतलब मौजू है, अलग ही एक चस्का है। अब मैं आपके मूल सवाल पर आता हूँ, जो आपने कहा कि ग्रामीण परिवेश के जो विद्यार्थी और ज़्यादातर जो हमारे यहाँ किसान समुदाय से लोग आते हैं, ये शहर जाते हैं 10वीं 12वीं के बाद में जाते हैं। और ये बात ठीक है, काफ़ी लोग दिशा भटक जाते हैं। 2-3 बातें मैं उसमें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि अभी जब से हमारे यहाँ पर जल स्तर है उसमें गिरावट आई है और कृषि जो है वो फायदे का सौदा नहीं रहा, तो हर आदमी हमारे सेक्टर का नौकरी की तरफ जाने लग गया। बिल्कुल सर। तो सभी घर वालों की एक ही उम्मीद रहती है कि बेटा तू IAS RS सब छोड़, तो एक बार कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ ले। बिल्कुल। नौकरी पकड़ने के बाद में आगे तैयारी करते रहना। ये भले ही मैं RS बनाऊँ तो मेरे घर वालों ने भी यही कहा है, और जो और कोई तैयारी कर रहा है उसके घर वाले भी यही कह रहे हैं, भले ही वो बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इंटेलिजेंट है। तो सबसे पहले तो मैं उनके परिवार वालों के लिए मेरा ये संदेश है कि अपने बच्चों पर विश्वास करें। हालांकि उनके ऊपर आप नज़र रखें कि वो क्या सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे सेक्टर में आती है, गाइडेंस की कमी रहती है। हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग सिलेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी जैसे मैं सेलेक्ट हो गया, आज मैं भी ट्रेनिंग में हूँ, लेकिन हो सकता है 2-3 साल बाद मैं एक अलग दिशा में चला जाऊँ, मुझे समाज से कम मतलब रहे, ऐसा आप देख रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल सर, ये थोड़ा सा ये कमी रहती है। ये कमी हमारे यहाँ रहती है कि वही लोग जो जिस रास्ते से जाते हैं वो अपने पीछे वाले लोगों को नहीं खींचते। तो उसमें मैं आप सभी भाइयों से मेरा ये अनुरोध है कि स्पेशली मेरे लिए, तो जब भी आपको लगे कि मैं दिशा से इधर जा रहा हूँ तो मुझे आप खींच सकते हो वापस, कि हम क्षेत्रवाल बालाजी के वहाँ गए थे और आप 2-4 साल बाद भूल गए नौकरी में। नहीं नहीं सर, मैं अभी ये आपकी बात की सहमति दी हमें, ये मतलब ये चीज़ दर्शाती है कि आप कुछ अलग उस लाइन से अलग हटके करना चाहते हैं। ये आपका बड़प्पन है। लेकिन मैं जब देखो पढ़ाई करता था, 10वीं 12वीं की जब पढ़ाई की, तो सच बात यह है कि कोई बताने वाला नहीं था कि कैसे पढ़ें क्या पढ़ें। बस वही कि बोर्ड में परसेंटेज आ गए तो कोटा भेज देते हैं। वो साइंस नहीं लेता, साइंस उसको ले लेती है कि आ जाओ भाई तुम इंटेलिजेंट हो, साइंस में आ जाओ। जैसे मैंने 11th में आर्ट्स ली शुरू में, लेकिन फिर कहा नहीं आर्ट्स वाले तो ठीक नहीं रहते, साइंस में चले जाओ। फिर साइंस में आ गए, फिर वो तैयारी करता है, आमतौर पर सब लोग बीटेक करते हैं और वो एक दिशा उनको नहीं मिलती। तो मैं आज भी ये महसूस करता हूँ कि अगर मुझे कोई सही समय पर सही दिशा दिखाने वाले होते तो मैं बहुत जल्दी सेलेक्ट हो जाता। लेकिन मैं तो खैर चलो देर से आया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि विशेष रूप से हमारे सेक्टर का कोई विद्यार्थी अगर बाहर जाता है तो वो कोई मेरे से व्यक्तिगत रूप से कोई भी बात करना चाहता है तो हमेशा ही उपलब्ध रहता हूँ कि मैं कुछ बता पाऊँ। तो ये मान लीजिए कि मैं उऋण हो जाऊँगा, मतलब मेरा कोई थोड़ा बहुत ऋण चुक जाएगा इस बहाने। दूसरी बात यह है कि शहर जाओ या फिर कहीं पर भी जाओ, बेसिक कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, अपना एक छोटा सा ग्रुप रखें 5-10 लोगों का। उस ग्रुप में लोग आपसे 21 हों, कोशिश करें पुराने पेपर्स देखें और बार बार बस पढ़ते रहें। और ये ध्यान रखें कि मैं जिस सेक्टर से आता हूँ, मेरे यहाँ से कितने लोग सेलेक्ट हुए, मुझ में कितनी मजबूती है और मैं छोटी मोटी चीज़ों से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। हर तरह की चुनौती होती है, आर्थिक चुनौती आ गई या कोई भी चुनौती आ गई, तो हमारे यहाँ लोग खूब हैं, मदद करने वाले हैं। आपकी संस्था खूब मदद कर रही है, हर कार्य में मदद कर रही है। तो एक ये भी एक नया आयाम इसमें खुल सकता है, इसमें रखेगी। लेकिन अल्टीमेटली तो ये डिफाइन करेगा कि आप क्या हो, आखिर में आप क्या बने, आपने क्या मुकाम हासिल किया, आपकी ज़िंदगी का हासिल क्या है, अचीवमेंट आपका क्या है। तो मेरा यही कहना है कि दिशा नहीं भटके, अपना गोल तय कर ले। बिजनेस में जाना है तो बिजनेस में भी आप वंडरफुल काम करेंगे, पढ़ाई में आना है तो पढ़ाई में भी करेंगे। जो भी कार्य आप करना चाहते हैं वो आप कीजिए। जैसे आपने मान लीजिए एक संस्था का जब बीजारोपण किया था तो आपको नहीं उम्मीद थी कि मैं इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाऊंगा, और जिस स्टेज पे भी आप हैं, धीरे धीरे जैसे ऐसे ही हम सब लोग मिलते रहे, नए आइडिया आएंगे, नए थॉट्स आएंगे, तो उसमें आपस में हम कुछ अच्छा करेंगे। तो आप 5-10 साल बाद देख लीजिए ये बात हम कहाँ रहते हैं। बिल्कुल सर, वो उसी जदोजहद में कि उसी चीज़ में एक मतलब वो एक जुनून सा लगा रहता है कि कैसे हम यूथ, जैसे भी हम हमारी पूरी टीम खुद साहब ये सब एक जगह बैठते हैं, तो हमारे रोजाना एक ही चीज़ पर चर्चा करते हैं कि कैसे यहाँ के जो युवा हैं उन युवाओं को हम आगे बढ़ाएं। कि आज जहाँ पर भी, और कोशिश यही रहती है कि नौकरी लगना एक अलग मामला है, नौकरी लगना कहीं सफलता का परिचायक नहीं है। आज के दिन एक थोड़ा सा एक गलत ट्रेंड ये चल गया है कि लोग नौकरी को सफलता मानने लगे, लेकिन नौकरी सफलता नहीं है। ये थोड़ा सा समझा पाना जरूर लोगों को अभी मुश्किल हो रहा है। मुझे याद है जब आपसे पहली बार मिला था, मुझे बहुत खुशी इस बात की हुई
मैं मिला इनसे पहली बार, इसलिए व्यक्तिगत रूप से इनका ही परिचय मैं जान रहा हूँ। आपसे सबसे पहली बार मिल रहा हूँ, तो जैसे जैसे मिलेंगे वैसे वैसे बातें होंगी। तो इन्होंने कहा कि मैं कुछ स्कूल के लिए भी और इस सेक्टर के लिए कुछ अलग करना चाहता हूँ। तो मैंने मेरे घर पे दादाजी से सबसे डिस्कस किया कि यार बहुत अच्छी बात है, कि वरना क्या होता है, स्कूल या इंस्टीट्यूट्स जो हैं आजकल एक ऐसी अलग एंगल पे काम करते हैं कि ठीक है स्टूडेंट ज़्यादा हो गए, ज़्यादा फीस आ गई, वहीं तक एक रह जाता है सामाजिक सरोकार जिसको कहते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि नौकरी लगना ही सफलता का परिचय नहीं है, ये बात बहुत ठीक है। अभी आप ये सोचिए कि पहले एक ऐसा कहते थे कि अपना बेटा बेचना और दूध बेचना, ये दोनों काम हम लोग नहीं करते। बेटा बेचने के लिए नौकरी नहीं लगाते बेटे को, हमारी खेतीबाड़ी खूब है। अब क्या समय बदला है, अब हमको नौकरी की ज़रूरत है, लेकिन नौकरी लगने के बाद आप उसमें कितनी कंसिस्टेंसी रखते हैं, कितना आप समाज के लिए कंट्रीब्यूशन करते हैं, कितना 5 लोगों का भी अगर आपने भला कर दिया, तो आपको जो चैन की या जो अच्छी नींद आती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो ये बात मेरा इसमें यही कहना है।